10 मई 1935 अमेरिका के न्यूयॉर्क में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। तभी अचानक यूएस सीक्रेट सर्विसेज के हथियारबंद एजेंट्स की कई गाड़ियां एक इमारत के बाहर आकर रुकती हैं और कुछ ही सेकंड में उस इमारत को चारों तरफ से घेर लेती हैं। उनका निशाना उस बिल्डिंग के एक बंद कमरे में बैठा एक ऐसा शख्स था जिसने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी वायलेंस के, सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके यूरोप और अमेरिका की कानून व्यवस्था की नाक में दम कर रखा था। वो ठग इंसान लालच और भरोसे का ऐसा खेल रचता था कि लोग खुद अपनी मर्जी से अपनी दौलत उसके हवाले कर देते थे। कई बार तो उसके शिकार हुए लोगों को महीनों बाद एहसास होता था कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। उस शातिर कॉनमैन के कारनामे किसी हॉलीवुड थ्रिलर से भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। कभी उसने एक साधारण से लकड़ी के बॉक्स को मनी मेकिंग मशीन बताकर अमीर लोगों से लाखों डॉलर ऐंठ लिए, तो कभी इतने बेहतरीन नकली नोट छापे कि अमेरिकी सरकार तक की नींद उड़ गई। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका के सबसे खतरनाक गैंगस्टर एल कैपोन तक को अपने जाल में फंसा लिया था, जिसके नाम से अमेरिका कांपता था। वो ठग इतना बड़ा बहरूपिया था कि अपनी ठगी को अंजाम देने के लिए वो कभी बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर, इंश्योरेंस एजेंट या प्रीस्ट बन जाता, तो कभी पुलिस की आंखों के सामने से रफू चक्कर होने के लिए एक अंधे भिखारी का रूप ले लेता था। ये कहानी है दुनिया के सबसे शातिर कॉनमैन विक्टर लस्टिग की, जिसने फ्रांस की शान माने जाने वाले आईफिल टावर को एक नहीं बल्कि दो बार कबाड़ के भाव में बेच दिया था। विक्टर लस्टिग का जन्म 4 जनवरी 1890 को ऑस्टिनिया नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था और आज चेक रिपब्लिक का पार्ट है। विक्टर लस्टिग के शुरुआती जीवन को लेकर इतिहासकार हमेशा असमंजस में रहे हैं, क्योंकि उसने खुद पुलिस और अदालतों को अपने जीवन के बारे में इतने झूठ बोले थे कि सच का पता लगाना बेहद मुश्किल था। कुछ डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पिता एक छोटे शहर के मेयर थे। तो वही बहुत से सोर्सेस के अनुसार उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था, इसलिए उसका बचपन काफी गरीबी में गुजरा। उसके फादर अक्सर उसके और उसकी मां के साथ मारपीट करते थे, जिस कारण हालात इतने बिगड़ गए कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एक तरफ जीवन में परेशानियां थी, तो वही दूसरी तरफ विक्टर लस्टिग के अंदर एक अलग ही तूफान चलता रहता था। उसे लगता था कि वो इस तरह की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसे इतना पैसा कमाना है कि पूरी दुनिया उसके सामने सिर झुकाए और वो जिस चीज पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाए। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसने मेहनत नहीं बल्कि ठगी का रास्ता चुना। जल्द ही उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और छोटी मोटी ठगी शुरू कर दी। कभी वो लोगों को ताश के खेल में चालाकी से हरा देता, तो कभी किसी की पॉकेट पर हाथ साफ कर देता। लेकिन विक्टर लस्टिग जानता था कि छोटी मोटी चोरियों से वो कभी ज्यादा दौलत नहीं कमा पाएगा, इसलिए वो 1909 में पेरिस चला गया, जहां उसने अपनी पर्सनालिटी और बोलने की कला पर खास काम किया। यहां उसने 5 से 6 लैंग्वेजेस सीखने में महारत हासिल की, जिनमें चेक, जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस शामिल थी। देखते ही देखते वो बातों का ऐसा जादूगर बन गया कि लोग आसानी से उसकी बातों में आ जाते थे। विक्टर पहले उनका भरोसा जीतता और फिर बड़ी सफाई से उन्हें ठग कर गायब हो जाता। इसी दौरान एक बार उसका पेरिस की गलियों में एक झगड़ा हो गया, जिसमें उसके गाल पर एक गहरा कट लग गया, जो जिंदगी भर उसके चेहरे पर एक निशान बनकर रहा। विक्टर लस्टिग जल्दी अमीर बनने के लिए अमीर लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि अगर अमीर लोगों को लूटना है तो खुद को उनसे भी ज्यादा अमीर और एलीट दिखाना होगा। ऐसे में वो हमेशा महंगे सूट और उंगलियों में कीमती अंगूठियां पहनता, बेहतरीन सिगार पीता और हमेशा महंगे परफ्यूम लगाता। उन दिनों अमीर लोग छुट्टियां मनाने या बिजनेस के सिलसिले में ट्रांस अटलांटिक ओशन लाइनर्स के जरिए न्यूयॉर्क से पेरिस और लंदन की यात्रा करते थे। ये जहाज समुद्र में तैरते हुए किसी आलीशान होटल से कम नहीं होते थे और एक यात्रा पूरी होने में कई दिन लग जाते थे। ऐसे में रईस यात्री अपना ज्यादातर समय कैसीनो, लाउंज और डाइनिंग हॉल्स में बिताते थे। विक्टर लस्टिग ने इन्हीं आलीशान जहाजों को अपनी ठगी का पहला बड़ा थिएटर बना लिया। वो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदकर जहाज पर सवार होता और कुछ ही घंटों में अपनी बातों से जहाज के सबसे अमीर पैसेंजर्स के ग्रुप में अपनी जगह बना लेता। वो खुद को बड़े खानदान का वारिस दिखाने के लिए अपने नाम के आगे काउंट लगाता, जो उस समय यूरोप में
एलीट क्लास के लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। वो खुद को एक बेहद अमीर, दुनिया घूम चुके और थिएटर, आर्ट और संगीत के शौकीन व्यक्ति के रूप में पेश करता। जब जहाज के लाउंज में अमीर बिजनेसमैन बिजनेस और शेयर मार्केट की बातें कर रहे होते, तब लस्टिग वहां बैठकर बस मुस्कुराता। जो भी लोग उससे बातें करते वो उससे इंप्रेस हो जाते और विक्टर लस्टिग उन्हें अपनी रईसी और झूठे बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता। इसके बाद वो कभी ताश के खेल में अमीरों को हजारों डॉलर का चूना लगा देता, तो कभी उन्हें ऐसी फर्जी म्यूजिकल प्रोडक्शन कंपनियों और दूसरे बिजनेस वेंचर्स की हिस्सेदारी बेच देता जो वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। जब तक जहाज मंजिल पर पहुंचता, तब तक विक्टर लस्टिग कई यात्रियों की जेब हल्की कर चुका होता था। इसके बाद विक्टर लस्टिग ने अपना अगला ठिकाना अमेरिका को बनाया। वो 1920s का दशक था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था, लेकिन इस दौर में अमेरिका तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। विक्टर ने इसे एक बड़े मौके की तरह देखा और वो अमेरिका पहुंच गया। वो जल्दी ही समझ गया कि लोग यहाँ शॉर्टकट के जरिए अमीर होना चाहते हैं और वो अब इसी लालच का फायदा उठाने वाला था। उसने प्लान बनाया कि वो इस बार नोट छापने की नकली मशीन बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा। इसके लिए उसने रोमेनियन बॉक्स नाम की एक मशीन बनवाई, जो असल में महोगनी की लकड़ी से बना हुआ एक बॉक्स था। इस बॉक्स के ऊपर पीतल के कई छोटे छोटे डायल, लीवर, अजीबोगरीब सुइयां और केमिकल डालने के लिए छोटी नलियां लगी हुई थी। विक्टर लस्टिग इस बॉक्स को लेकर बड़े बड़े होटलों में रुकता और अमीर और लालची शिकारों की तलाश करता। जैसे ही उसे कोई सही शिकार मिल जाता, वो उसे अपने कमरे में बुलाता और दावा करता कि उसने रोमेनिया के कुछ इंजीनियर्स की मदद से एक ऐसी मशीन तैयार की है जो असली $100 के नोट की हूबहू कॉपी तैयार कर सकती है। इतना ही नहीं, वो अपने शिकार के आगे लाइव डेमो भी देता। वो मशीन के एक स्लॉट में $100 का असली नोट डालता और दूसरे स्लॉट में उसी साइज का एक सादा केमिकल लगा हुआ कागज डाल देता। इसके बाद वो मशीन के डायल घुमाता, लीवर खींचता और मशीन से टिक टिक की आवाजें आने लगती। विक्टर लस्टिग बड़ी गंभीरता से कहता कि इस केमिकल प्रोसेस को पूरा होने और स्याही को पूरी तरह सूखने में करीब 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे के इंतजार के बाद जब शिकार वापस आता, तो विक्टर लस्टिग मशीन का लीवर दबाता और मशीन के निचले हिस्से से सेम सीरियल नंबर का एक दूसरा $100 का नोट बाहर निकल आता। इसके बाद वो खुद शिकार को कहता, जाओ इस नोट को बैंक में चेक करवा कर आओ। बैंक टेलर जब उस नोट को असली बता देता, तो उस आदमी का शक बिल्कुल खत्म हो जाता। लेकिन आखिर वो ऐसा करता कैसे था? असल में मशीन कोई नोट छापती ही नहीं थी। विक्टर लस्टिग डेमो शुरू होने से पहले ही उसके अंदर एक दूसरा असली $100 का नोट छिपा देता था। इतना ही नहीं, शक न हो इसलिए वो उस नोट का सीरियल नंबर भी बड़ी सफाई से बदल देता था, ताकि वो शिकार के नोट से मैच करे और नकल असली दिखाई दे। लेकिन उसके इस फ्रॉड से अनजान, उसके जाल में फंसे हुए आदमी को ऐसा लगता कि मशीन सचमुच नोट बना रही है। इसके बाद लालच में अंधा हुआ वो आदमी उस बॉक्स को खरीदने की जिद करने लगता और विक्टर करीब $40,000 में उस लकड़ी के डिब्बे को बेच देता। जब खरीदार घर जाकर इस झूठे जादू को आजमाता, तो मशीन में पहले से ही रखे गए केवल 2 असली नोट निकलते और उसके बाद सिर्फ कोरे कागज बाहर आने लगते। जब तक शिकार को समझ आता कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक विक्टर लस्टिग उस राज्य की सीमाएं पार कर चुका होता था। उसने मनी प्रिंटिंग बॉक्स की ये ठगी अमेरिका के दर्जनों अमीर लोगों के साथ की और उनको लाखों डॉलर का चूना लगाया। ज्यादातर शिकार हुए लोग कभी पुलिस के पास भी नहीं गए, क्योंकि उन्हें खुद शर्म आती थी कि वो नकली नोट बनाने वाली मशीन खरीदने के लालच में ठगे गए हैं। यहाँ तक कि एक बार विक्टर लस्टिग की इस जालसाजी में टेक्सास का एक शेरिफ भी फंस गया। जब उसे ठगी का एहसास हुआ, तो वो विक्टर का पीछा करते हुए शिकागो तक पहुंच गया, लेकिन वहां भी विक्टर ने उसे अपनी बातों में उलझा दिया। उसने शेरिफ से कहा कि गलती मशीन में नहीं, बल्कि उसे चलाने के तरीके में हुई है। ऊपर से मुआवजे के नाम पर उसने उसे नकद पैसे भी थमा दिए। शेरिफ खुश होकर लौट गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारे नोट भी नकली थे। कुछ ही समय में विक्टर लस्टिग ने उस रोमेनियन बॉक्स के जरिए अमेरिका में इतनी ठगी कर ली थी कि वो अमेरिकी पुलिस और जासूसों की नजर में आ चुका था। इसलिए उसने कुछ समय के लिए अमेरिका छोड़ना ही बेहतर समझा और वो वापस फ्रांस की राजधानी पेरिस आ गया। एक दिन जब वो पेरिस के एक होटल में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो उसकी नजर एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसने उसके शातिर दिमाग में एक ऐसी योजना को जन्म दिया जिसकी
किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अखबार के उस लेख में फ्रांस की शान आईफिल टावर की बदहाली पर विस्तार से चर्चा की गई थी। 1889 में बने इस टावर की देखरेख, पेंटिंग और जंग से सुरक्षा का सालाना खर्च फ्रांस सरकार के बजट पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका था। 1925 के दौर में फ्रेंच सरकार की पहले से ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, इसलिए सरकार के भीतर कुछ लोगों का मानना था कि इस टावर को पूरी तरह से गिरा देना चाहिए और इसके करीब 7,300 टन लोहे को कबाड़ के भाव बेच देना चाहिए ताकि सरकार के कर्ज को कम किया जा सके। जहां एक आम नागरिक इस खबर को पढ़कर पेरिस के भविष्य के बारे में सोच रहा था, वहीं विक्टर लस्टिग के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर रही थी। उसने सोचा कि अगर सरकार इस टावर को बेचने के बारे में सोच सकती है तो क्यों न इसे सरकार की तरफ से वो खुद ही बेच दे। वो जानता था कि ये काम बेहद खतरनाक है, क्योंकि आईफिल टावर कोई छोटा मोटा मॉन्यूमेंट नहीं था जिसे कागजों पर बेचा जा सके, बल्कि ये पेरिस की पहचान था। लेकिन लस्टिग की ठगी का मूल सिद्धांत ही यही था कि जितना बड़ा झूठ होगा, लोग उस पर उतनी ही आसानी से विश्वास करेंगे। उसने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए काफी डिटेल्ड प्लानिंग की और एक एक बारीकी का खास ध्यान रखा। उसने सबसे पहले अपने जैसे फ्रॉडस्टर्स के नेटवर्क के जरिए फ्रांस के मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स के हूबहू असली दिखने वाली जाली लेटरहेड, ऑफिशियल स्टैम्प्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए। उसका प्लान था कि वो खुद को अपने शिकार के सामने नेशनल पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के तौर पर पेश करेगा और गवर्नमेंट डील के बहाने इस ठगी को अंजाम देगा। इसके लिए उसने होटल डी क्रिलॉन के बेसमेंट में एक लग्जरियस कमरा रेंट पर लिया, जो पेरिस के डिप्लोमेटिक और गवर्नमेंट मीटिंग्स के लिए फेमस था। ऐसा उसने बहुत सोच समझ कर किया ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना आए और उसका प्लान और पुख्ता हो सके। उसके कमरे में हर वो चीज मौजूद थी जो उसे एक फ्रेंच गवर्नमेंट का अधिकारी दिखाने के लिए जरूरी थी। इसके बाद उसने पेरिस के स्क्रैप मेटल इंडस्ट्री के सबसे बड़े डीलर्स को एक सीक्रेट लेटर लिखकर मीटिंग के लिए इनवाइट किया। उस लेटर में लिखा था कि फ्रांस सरकार एक बड़े मॉन्यूमेंट की डील करना चाहती है और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इसे अपने तक ही रखा जाए। इसके बाद फिक्स डेट पर पेरिस के बड़े स्क्रैप डीलर्स होटल डी क्रिलॉन के आलीशान कमरे में पहुंचे, जहां विक्टर लस्टिग एक महंगा 3 पीस सूट पहनकर हाथ में सरकारी फाइलों का पुलिंदा लिए दाखिल हुआ। उसने अपनी गंभीर और नपी तुलिया आवाज में डीलर से फ्रेंच में कहा कि जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस समय फ्रांस की सरकार आईफिल टावर की मरम्मत का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि आईफिल टावर को तोड़ा जाएगा और इसके करीब 7,300 टन हाई क्वालिटी आयरन को टेंडर के जरिए कबाड़ में बेचा जाएगा। आप लोगों को आपकी मार्केट रेपुटेशन के आधार पर चुना गया है, जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा आईफिल टावर उसका होगा। लस्टिग की ये बात सुनते ही डीलर्स की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी डील साबित होने वाली है। बैठक के बाद लस्टिग डीलर्स को एक महंगी किराए की लिमोजीन कार में बिठाकर आईफिल टावर के दौरे पर ले गया, जहां उसने टावर की एक एक डिटेल, उसके लोहे की क्वालिटी और उसे डिस्मेंटल करने की पूरी प्रोसेस तक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ समझाई। सरकारी गाड़ी, सरकारी फाइलें और पूरा इंतजाम देखकर व्यापारियों को उस पर पूरा भरोसा हो गया। इस दौरे के दौरान विक्टर लस्टिग लगातार ढूंढ रहा था कि इनमें से सबसे लालची व्यक्ति कौन है जिसे आसानी से जाल में फंसाया जा सके। तभी उसकी नजर एंड्रे पॉइजन नाम के एक डीलर पर पड़ी, जो पेरिस के बिजनेस वर्ल्ड में अभी नया नया उभरा था। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन पेरिस में अभी उसकी खास पहचान नहीं थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर एक ऐसी बड़ी डील करना चाहता था जिससे उसका नाम पेरिस के इतिहास में दर्ज हो जाए। विक्टर लस्टिग ने एंड्रे पॉइजन की इस कमजोरी को तुरंत भांप लिया। इसके बाद उसने एंड्रे पॉइजन को अलग से मिलने के लिए बुलाया, जहां एंड्रे पॉइजन ने आईफिल टावर को खरीदने के लिए 1.2 मिलियन फ्रैंक्स का ऑफर दिया। विक्टर ने दिखावे के लिए कुछ देर सोचने का नाटक किया, मानो उसे ये ऑफर कुछ खास पसंद ना आया हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट डील में सिर्फ बोली लगा देना ही काफी नहीं होता। अगर उसे टेंडर बिना किसी अड़चन के चाहिए तो उसे टेंडर की रकम के अलावा अलग से एक मोटी रिश्वत भी देनी होगी। विक्टर लस्टिग की यह बात सुनते ही पॉइजन के मन में बचा कुचा शक भी खत्म हो गया। वो देश की सरकारी व्यवस्था से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि बिना रिश्वत के बड़े सरकारी ठेके मिलना लगभग नामुमकिन होता है। विक्टर लस्टिग के जाल में पूरी तरह फंसने के बाद एंड्रे पॉइजन ने बिना किसी हिचकिचाहट के टावर के लिए 1.2 मिलियन फ्रैंक्स की पूरी रकम अदा कर दी और अलग से 70,000 फ्रेंच फ्रैंक्स रिश्वत के तौर पर लस्टिग के हाथ में थमा दिए। पैसे मिलते ही विक्टर लस्टिग ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने उसी दिन होटल छोड़ा और फ्रांस की सीमा पार करके सीधे ऑस्ट्रिया भाग गया।
ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद विक्टर लस्टिग आराम से एक आलीशान होटल में रहने लगा। हर सुबह वो पेरिस के न्यूज़पेपर्स को खंगालता कि कहीं उसके घोटाले की खबर तो नहीं छपी, लेकिन दिन बीतते गए और आईफिल टावर के स्कैम को लेकर एक भी न्यूज नहीं छपी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब एंड्रे पॉइजन अपने जाली सरकारी दस्तावेज लेकर आईफिल टावर पर कब्जा लेने पहुंचा, तब उसे पता चला कि आईफिल टावर को कभी बेचा ही नहीं गया और उसे आईफिल टावर के नाम पर ठग लिया गया है। लेकिन इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद एंड्रे पॉइजन ने पुलिस के पास जाने के बजाय चुप रहने का फैसला किया। उसे डर था कि अगर ये बात बाहर आई तो पूरे पेरिस में उसे मूर्ख इंसान समझा जाएगा जो आईफिल टावर खरीदने के चक्कर में ठगा गया। पॉइजन की यही चुप्पी विक्टर लस्टिग के लिए सबसे बड़ी जीत साबित हुई। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने वही स्कैम दूसरी बार करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद वो फिर पेरिस लौट आया। उसने फिर से उसी होटल डे क्रेलोन में कमरा बुक किया, उसी तरह से फर्जी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और पेरिस के दूसरे स्क्रैप मेटल डीलर्स को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए इन्वाइट किया। हैरानी की बात यह है कि उसका ये स्कैम इस बार भी काम कर गया और नए डीलर्स में से एक अमीर डीलर उसके जाल में पूरी तरह फंस गया, जिसने उसे एडवांस पेमेंट भी दे दी। लेकिन इस बार किस्मत विक्टर लस्टिग के साथ नहीं थी। जिन डीलर्स को डील नहीं मिली उनमें से एक को पूरा मामला सस्पिशियस लगा और उसने सीधे कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फोन करके इसकी वेरिफिकेशन की। वहां से साफ जवाब मिला कि आईफिल टावर को बेचने का भी कोई प्लान नहीं है और ऐसी बातें करने वाला शख्स जरूर फ्रॉड कर रहा है। बात पुलिस तक जा पहुंची और पुलिस तुरंत विक्टर लस्टिग को पकड़ने के लिए होटल डी क्रेलोन की तरफ रवाना हो गई। लेकिन विक्टर लस्टिग कोई नौसिखिया अपराधी नहीं था। उसे खतरे की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए पुलिस के होटल पहुंचने से पहले ही वो अपना सामान और दूसरे डीलर से मिली एडवांस पेमेंट अपने सूटकेस में भरकर पेरिस से भाग निकला और जल्द ही फ्रांस छोड़कर एक बार फिर अमेरिका पहुंचा। 1930 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में अपराधियों और गैंगस्टर्स का राज था। शिकागो का अंडरवर्ल्ड डॉन अल कैपोन उस समय अमेरिका का सबसे खतरनाक, बेरहम और अमीर गैंगस्टर था, जिसके नाम से अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी और नेता कांपते थे। विक्टर लस्टिग जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अपनी ठगी की कला को एक नए स्तर पर परखने का फैसला किया। उसने सोचा कि आम शरीफ लोगों को ठगना तो बहुत आसान है, असली मजा तब है जब दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी को उसकी अपनी ही मांद में जाकर ठगा जाए। इसी मकसद से वो शिकागो में अल कैपोन से मिलने पहुंच गया। अल कैपोन के हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के बीच खड़े होकर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने अल कैपोन के सामने एक फर्जी स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्कीम रखी और कहा कि अगर वो उसे $50,000 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करने को दे तो वो उसकी रकम को दोगुना करके वापस देगा। अल कैपोन विक्टर लस्टिग के कॉन्फिडेंस से इंप्रेस हो गया और उसने उसे $50,000 सौंप दिए। विक्टर लस्टिग जानता था कि अगर उसने अल कैपोन का पैसा वापस नहीं किया तो उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसके पैसे लेकर भागा नहीं, बल्कि यहाँ उसने जो खेल खेला वो उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी की सबसे बड़ी मिसाल थी। ठीक 2 महीने बाद विक्टर लस्टिग रोता हुआ अल कैपोन के सामने हाजिर हुआ और बोला कि उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका है और उसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। ये सुनते ही अल कैपोन की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसके बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूकें विक्टर की तरफ तान दी। लेकिन तभी विक्टर ने धीरे से वो सूटकेस खोला और कहा, मगर मिस्टर कैपोन, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। आपके पूरे $50,000 सुरक्षित है। अल कैपोन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। वो उसकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने इनाम के तौर पर उसे $5,000 दे दिए। इस तरह $5,000 का इनाम तो उसे मिला ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा इनाम अमेरिका के सबसे खतरनाक गैंगस्टर का जीता हुआ भरोसा था, जो किसी अदृश्य प्रोटेक्शन शील्ड से कम नहीं था। अब कोई छोटा मोटा गैंगस्टर उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था और जब भी वो किसी बड़े बिजनेसमैन को ठगने जाता तो बातों बातों में अल कैपोन से अपनी दोस्ती का जिक्र जरूर करता। अल कैपोन का नाम इस्तेमाल करके उसने अमेरिका के कई अमीर लोगों को चूना लगाया। लेकिन वक्त के साथ विक्टर लस्टिग की हसरतें और भी बड़ी होती गई। इस बार उसने नेब्रास्का के फार्मासिस्ट विलियम वॉट्स और केमिस्ट टॉम शॉ के साथ मिलकर एक ऐसा नकली नोट छापने का रैकेट शुरू किया जिसने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी। विलियम वॉट्स और टॉम शॉ ने ऐसी जाली प्रिंटिंग प्लेट्स तैयार की जो अमेरिकी डॉलर के नोटों की लगभग हूबहू कॉपी बना सकती थी। इन तीनों ने मिलकर जो नकली नोट छापे वो इतने असली दिखते थे कि आम दुकानदार तो क्या, बड़े बड़े बैंकर भी आसानी से नहीं पकड़ पाते थे। विक्टर लस्टिग ने इन जाली नोटों को पूरे अमेरिका के बाजारों में फैलाने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया और देखते ही देखते उसके करीब $2 मिलियन के नकली नोट अमेरिकी बाजार में घूमने लगे, जो धीरे धीरे फेडरल रिजर्व बैंक तक भी पहुंचने लगे।
जब अधिकारियों को इसका अंदाजा हुआ तो पूरी अमेरिकी सरकार में हड़कंप मच गया। उन्हें डर था कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अमेरिकी डॉलर की दुनिया भर में साख गिरने लगेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्टर लस्टिग और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पूरे अमेरिका में यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स का जाल बिछा दिया गया। लेकिन विक्टर को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो 47 अलग अलग फेक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करता था और दर्जनों फेक पासपोर्ट्स अपने साथ रखता था। जरूरत पड़ने पर वो कभी भी अपना नाम, पता और हुलिया बदल लेता था। उसके ट्रंक में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हमेशा तैयार रहते थे। एक पल में वो अमीर बिजनेसमैन बन जाता तो अगले ही पल राबी, प्रीस्ट, होटल बेल बॉय, पायलट या सर्जन का भेष धारण कर लेता। एक बार तो उसने पुलिस को चकमा देने के लिए एक अंधे भिखारी से अपने कपड़े तक बदल लिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ ही देती है। ऐसा ही ठगों के सरताज विक्टर लस्टिग के साथ भी हुआ। विक्टर लस्टिग कानून को चकमा देने में जितना माहिर था, उतना ही लैविश लाइफस्टाइल और खूबसूरत महिलाओं का शौकीन भी था। उसकी शादी रॉबर्टा नोरेट से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद विक्टर के कई महिलाओं के साथ अफेयर थे। जब किसी से उसका मन भर जाता तो वो उसे छोड़कर किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। इस दौरान उसकी मुलाकात बिली में शिबेल नाम की एक खूबसूरत महिला से हुई जो जल्दी ही उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। बिली खुद भी अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई थी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाती थी। कई सालों तक उसने विक्टर लस्टिग के अपराधों को छिपाने, उसके पैसों को संभालने और कानून की नजरों से बचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 1935 के शुरुआत में लस्टिग का अफेयर एक दूसरी यंग ब्यूटीफुल लड़की से शुरू हो गया और वो बिली मे को नजरअंदाज करने लगा। जब बिली को इस धोखे का पता चला तो उसका प्यार नफरत में बदल गया और एक शाम गुस्से में उसने सीधे यूएस सीक्रेट सर्विस के दफ्तर में फोन लगाकर विक्टर लस्टिग और उसके सारे कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उन्हें न्यूयॉर्क की उस सड़क, उस इमारत और उस अपार्टमेंट का नंबर तक दे दिया जहां विक्टर लस्टिग छुपा हुआ था। अथॉरिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ी टिप थी, इसलिए उन्होंने तुरंत इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। 10 मई 1935 को विक्टर लस्टिग जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला, यूएस सीक्रेट सर्विस के दर्जनों एजेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। जब उसके सूटकेस की तलाशी हुई तो उसमें से $51,000 के जाली नोट, नकली करेंसी छापने वाली प्लेट्स और कई अहम सबूत बरामद हुए। इसके बाद उसे तुरंत मैनहट्टन के फेडरल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। लेकिन विक्टर लस्टिग को 4 दीवारों के भीतर कैद रखना इतना आसान नहीं था। अपनी पेशी से ठीक एक दिन पहले उसने बड़ी चालाकी से एक स्टोर रूम का ताला खोला और वहां से खिड़की पर लगी लोहे की जाली काटी और बेडशीट्स को आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बना ली। फिर उस खिड़की के रास्ते रस्सी के सहारे वो उस कई मंजिल ऊंची बिल्डिंग से नीचे उतरने लगा। वो इतना ज्यादा शातिर था कि जब वो रस्सी से नीचे उतर रहा था तो उसने हाथ में एक सफेद कपड़ा ले रखा था। सड़क पर चल रहे लोगों को शक न हो इसलिए वो नीचे उतरते समय खिड़कियां साफ करने का नाटक कर रहा था, जिससे उन्हें लगे कि वो बिल्डिंग की सफाई करने वाला कर्मचारी है। अगले दिन सुबह जब उसके भागने की खबर लगी तो हर कोई हैरान रह गया। भागने से पहले विक्टर अपनी सेल में पुलिस वालों के लिए एक संदेश भी छोड़ गया, जिसमें उसने उपन्यास लेस मिजरेबल्स का एक डायलॉग लिखा था, लॉ वॉज नॉट मेड बाय गॉड एंड मैन कैन बी रॉन्ग। यूएस सीक्रेट सर्विस के लिए अब ये नाक का सवाल बन चुका था, इसलिए उन्होंने अमेरिका के हर रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और एयरपोर्ट पर उसकी तस्वीरें लगा दी। ऐसे में इस बार उसकी ये आज़ादी ज्यादा दिन नहीं टिकी और अपनी फरारी के ठीक 27 दिन बाद 28 सितंबर 1935 को पिट्सबर्ग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कमाल की बात यह थी कि विक्टर लस्टिग 38वीं बार गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जहां वो कभी कम सजा के कारण जेल से जल्दी छूट गया तो कभी चालाकी से जेल से भाग निकला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूयॉर्क की अदालत से उस पर मुकदमा चला और जज ने उसे जाली नोट छापने और जेल से भागने के जुर्म में कुल 20 साल की कैद की सजा सुनाई। उसे सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच मौजूद दुनिया की सबसे खतरनाक जेल एल्कैट्रेज में डाल दिया गया। यही उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 12 साल बिताए। वहां ना तो कोई अमीर व्यापारी था जिसे वो अपनी बातों में फंसा सके और ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स पर उसका जादू चल सका। वो अपनी कोठरी में चुपचाप बैठा अक्सर जेल की खिड़की से बाहर सैन फ्रांसिस्को शहर की रोशनी को निहारता, शायद अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जब वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था।
1947 आते आते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उसे इलाज के लिए मिसौरी के मेडिकल सेंटर फॉर फेडरल प्रिजनर्स भेजा गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और 11 मार्च 1947 को 57 साल की उम्र में इस शातिर ठग की मौत हो गई। विक्टर लस्टिग भले ही एक अपराधी था, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी पर उसकी पकड़ कमाल की थी। उसने अपने अनुभवों के आधार पर ठगों के लिए 10 नियम भी लिखे थे, जिनमें धैर्य से सुनना, हमेशा सलीके से रहना और कभी नशा न करना जैसी बातें शामिल थी।